नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 152 लेकर के। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशगवार मौसम हो रहा है, हवा चल रही है काफ़ी तेज़। मैं इस वक्त छत पर बैठा हुआ हूँ और हल्की हल्की बारिश की फुहारें भी आ रही हैं। सामने आरती हो रही है, जो हमारे घर के पीछे की तरफ का जो हिस्सा है, लेकिन उस तरफ पूरब दिशा है और मैं उधर ही मुँह करके बैठा हूँ। एक पास ही के एक मंदिर में माइक पर भजन चल रहे हैं, राजस्थानी लोक भजन। तो इस तरह का कुल मिलाकर के चारों तरफ का वातावरण है और ऐसे में अपना Realme X7 Max लेकर के मैं इस वक्त द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 152 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टोरीज़ आ रही हैं। मैंने कहा ना, कई बार कहा था मैंने कि मेरा प्रयास यही है कि इस स्टोरी को रोज़ दिया जाए, चाहे ये 10 मिनट की ही क्यों ना हो या 10 से 15 मिनट की ही क्यों ना हो, लेकिन इस स्टोरी को रोज़ रिकॉर्ड किया जाए। तो देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। बहरहाल आज की कहानी पर आते हैं और आप सबकी प्रतिक्रियाओं को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं आप लोग जब चाहें तब, और किसी भी स्टोरी पर दे सकते हैं। और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट तो है ही द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि आप सब जब ये कहते हैं ना कि इतनी छोटी छोटी बातें भी सर को याद हैं, या इतनी छोटी छोटी बातों का भी सर जिक्र करते हैं, तो दरअसल उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि ये जो घटनाएं हुई इस उदयपुर कन्वेंशन की, अगर इतनी चुनौतियां नहीं आती, इतनी समस्या नहीं आती, इतनी विकट परिस्थितियां नहीं होती, तो शायद ये सब याद भी नहीं रहता। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि शायद ये कहानी भी नहीं होती, क्योंकि यकीन जानिए, पता नहीं पहले मैंने जिक्र किया या नहीं किया इस बात का, लेकिन जब ये उदयपुर कन्वेंशन की जो दुश्वारियां सामने आ रही थी दोस्तों, उसी समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कभी अगर भविष्य में रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी सुनाने का अवसर मिला, तब तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन ये ज़रूर चल रहा था कि अगर कभी अवसर मिला तो ये जो उदयपुर कन्वेंशन की कहानी है, इसको ज़रूर मैं सुनाऊंगा और बहुत ध्यान से सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा याद कर कर के सुनाऊं। तो बस यही वजह है, इसीलिए ये उदयपुर कन्वेंशन जो है वो पूरा दिलो दिमाग में रचा बसा है। आज 31 जुलाई है, मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि भी है, तो आप सबको आज इस अवसर पर रफ़ी साहब की यादें मुबारक हों, क्योंकि अब तो उनकी यादें ही हैं हमारे साथ। और सच में रफ़ी साहब तो एक फ़रिश्ता ही थे भाई, वाकई में क्या कहा जाए उनके लिए। एक इंसान, इतना सच्चा इंसान, मतलब क्या कहा जाए उनके लिए, मतलब ऐसी ऐसी इंसानियत की मिसालें उन्होंने कायम की कि मतलब ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। अब कहानी में आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहाँ से आ गया, लेकिन एक वाक़या छोटा सा याद आ गया कि मैं एक पार्श्व गायिका हैं पूर्णिमा जी, उनका एक बार एक प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि पूना में कोई शो हो रहा था, स्टेज शो, जहाँ पर पूर्णिमा जी को भी रफ़ी साहब के साथ जाने का अवसर मिला। और वहाँ पे वो जो सॉन्ग है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उस सॉन्ग को रफ़ी साहब को गाना था, वो उसकी रिहर्सल कर रहे थे। और पूर्णिमा जी इस बात से एक्साइटेड थी, या वो चाहती थी कहीं ना कहीं कि वो रफ़ी साहब के साथ गाना गाएं, लेकिन वो बहुत छोटी थी। तो जो वहाँ के जो आयोजक थे, उन्होंने कहा भाई ये नहीं गा सकती हैं। और रफ़ी साहब के साथ उस समय कोई फीमेल सिंगर नहीं थी जो गा सके उस सॉन्ग में, क्योंकि वैसे तो फिल्म में तो ओरिजिनली आशा जी और रफ़ी साहब दोनों ने गाया है। बहरहाल तो हुआ ये कि वो रोने लग गई बहुत बुरी तरह से, और जब किसी को पता चला तो उन्होंने रफ़ी साहब को बताया। रफ़ी साहब फिर उनके
रूम में गए जहाँ पूर्णिमा और उनकी माताजी थी। जैसा कि पूर्णिमा जी ने बताया, रफ़ी साहब ने उनको चुप कराया और कहा कि देखिए, मैं इस बच्ची की भावनाओं की कदर करता हूँ और बहुत अच्छी ये आगे चल कर के सिंगर बने, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, इसलिए मैं इनके साथ ये गाना नहीं गा सकता। उनकी माताजी ने पूछा क्या मजबूरी है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये सॉन्ग जो है वो रोमांटिक सॉन्ग है और ये मेरी बेटी की उम्र की हैं, बल्कि उससे भी छोटी हैं, तो मैं इनके साथ कोई रोमांटिक सॉन्ग कैसे गा सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो वो फील आना चाहिए। तो मैं इनके साथ ये सॉन्ग इस वजह से नहीं, ये कौन सोच सकता है भला, बताइए। आज के ज़माने में आजकल तो अखबार में समाचार कम और बाकी जो बुरी बातें हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में एक ऐसी सोच किसी महान व्यक्ति की ही हो सकती है और वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे निश्चित रूप से। खैर, चलिए तो आज की कहानी पर आते हैं। आप सब सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ भावनाओं में बह गया मैं भी। तो हुआ ये कि मैंने आपसे कहा था कि एक यूनिक काम जो हमने किया, जाहिर सी बात है जब मुश्किलें आती हैं तो दिमाग में आइडियाज़ भी आते हैं, और मुश्किल वैसे तो कुछ नहीं थी, लेकिन मुश्किल ऐसा लगता था कि कभी आ जाए सामने, कभी हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, तो उसका हल पहले से निकाला जाना चाहिए। अब आपको कुछ बातें जहन में रखनी होंगी। उदयपुर कन्वेंशन अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम, इसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे, रजिस्ट्रेशंस भी बहुत सारे होने वाले थे, और ये घटना भी रजिस्ट्रेशन से ही संबंधित है, बल्कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म से संबंधित है। तो ऐसे में एक एक व्यक्ति के बारे में ये पता लगाना भी ज़रूरी है कि जो आ रहे हैं वही फॉर्म अप्लाई करें, या दूसरी बात, जो फ़ीस जमा करा रहे हैं उसका जो सहयोग शुल्क है वो जमा करा रहे हैं वही लोग फॉर्म भरें। वरना होता क्या है, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, कई सारी चीज़ें, अभी कंप्यूटर क्लास हुई हमारी जो चल रही है, अभी मुकेश सर जो कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 से 10 बजे तक। तो अब फॉर्म जारी करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, बाद में हम लोग कॉल करते हैं, कहते हैं अरे हमने तो सोचा होगा ऐसे ही होगा, फ्री होगा तो इसलिए भर दिया। क्लास में 15 लोग हैं और फॉर्म भर दिया 55 लोगों ने, बताइए ये हाल है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे पास। खैर, तो हुआ ये कि अब इस वक्त मैं बैठा नहीं हूँ दोस्तों, अब थोड़ा खड़ा हो गया हूँ। तो हुआ ये कि उसके लिए स्वरूप हल्दर का मैंने बताया था, उन्होंने फॉर्म डिज़ाइन किया, और फॉर्म जब डिज़ाइन किया तो दोबारा मतलब उन्होंने संपर्क किया। पुष्कर कन्वेंशन में वो आए नहीं थे, वो सारी कहानी मैंने बता दी थी आपको। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को भी उन्होंने बनाया था उस समय 2017 में फरवरी में, जिसको पुष्कर कन्वेंशन में ही हमने लॉन्च कर दिया था। खैर, वो सारी बातें ठीक है, आप जानते ही हैं, सुन चुके हैं इस कहानी में, नहीं सुन चुके हैं तो आप सुन सकते हैं। तो जब ये फॉर्म डिज़ाइन करने की बात आई तो मैंने स्वरूप भाई से कहा कि यार स्वरूप, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हम कोई एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह कोई अप्लाई करते हैं तो जैसे कोई वो OTP नंबर आता है, उस टाइप का कुछ मामला हो, या कुछ ऐसा हो जो यूनिक कोई नंबर हो, वो नंबर हम जनरेट करें और वो नंबर सामने वाले को दें, उसके बाद ही जो है वो फॉर्म वो अप्लाई कर सकें, मतलब कंफर्म हो उनका एक तरह से, मतलब फ़ीस आ गई है ये कंफर्म हो जाए। या फिर कुछ ऐसा हो कि हम जनरेट कर सकें नंबर को और उनको दें। तो इस तरह से कोई तरीका हो तो बताओ। अब फॉर्म हमने भरना था किससे, जो गूगल डॉक्स होता है उससे हमने फॉर्म, ये गूगल फॉर्म जो था वो उन्होंने बनाया था। अब स्वरूप भाई ने कहा, ये देखिए दोस्तों, बात 2017 की चल रही है, 2021 नहीं, हो सकता आज तो ऐसी सुविधाएं होंगी। और स्वरूप ने काफ़ी कुछ रिसर्च किया इस पर, निश्चित रूप से इस आइडिया को स्वरूप ने हूबहू समझा लिया और उन्होंने बहुत मेहनत की। जो अच्छा काम करेगा वो ज़रूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन जहाँ कहीं गलत होगा वो भी मैं बताने से हिचकिचाऊँगा नहीं, ये याद रखिएगा आप लोग। तो स्वरूप ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत रिसर्च भी किया, और उन्होंने ये कहा सर पेड वर्जन अगर हम लेते हैं तो शायद ये सुविधा मिल जाए। कंफर्म तो नहीं था, लेकिन शायद ये सुविधा मिल जाए, लेकिन फ्री वर्जन है उसमें तो ये सुविधा नहीं है। मैंने कहा भाई पेड वेड लेने की तो अपन स्थिति में नहीं है। तो बहुत कोशिशों के बावजूद, बहुत प्रयास करने के बाद स्वरूप ने एक रास्ता बताया कि सर अगर एक तरीका है, मैंने कहा क्या,
कि इसमें कुछ नंबर्स, एक कॉलम हम डाल दें और उसमें डिजिट अगर फाइनल कर दें कि इतने डिजिट्स होने चाहिए, और एक नंबर अपन अपनी तरफ से बना लें ऐसे ही, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, जुगाड़। तो वो जुगाड़ अगर हम कर लें, कुछ नंबर्स हम जनरेट कर दें, तो हम वो नंबर अगर डाल देंगे तो उससे पहले का नंबर और उससे बाद का नंबर नहीं डलेगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, चलो यही सही। वही बात आती है ना जुगाड़ वाली। अब कैसे, वो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा चलो स्वरूप ऐसा ही करते हैं कि हम कोई नंबर जनरेट नहीं करेंगे, कोई OTP नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिसकी फ़ीस आ जाएगी उसको हम नंबर देंगे, और वो नंबर वहाँ पर जब वो डालेंगे तभी वो फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। उसको कंपलसरी भी कर दिया, उस कॉलम को, मतलब मैंडेटरी कर दिया उसको, तो वो नंबर डाले बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अब इससे क्या होगा, जब फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो उनको एरर देगा नंबर का, और नंबर नहीं मिलेगा तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो नंबर लेना पड़ेगा, और नंबर कहाँ से लेना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग क्लब से लेना पड़ेगा, ऑफिस से लेना पड़ेगा, या हमारे किसी एडमिन से लेना पड़ेगा, या जो हम लोग प्रभारी हैं जितने भी, उनसे लेना पड़ेगा। जैसे MP में विनोद जी देख रहे थे, महाराष्ट्र विजय भाई देख रहे थे, राजस्थान मैं देख रहा था, इस तरीके से किसी से लेना पड़ेगा, या हमारे ऑफिस से लेना पड़ेगा। तो ऐसे में हुआ ये कि हमने सोचा कि भाई 2017 है, तो 4 डिजिट तो हमने यही कर दिए, 2017। उसके बाद मैंने कहा अपन ऐसा करते हैं 001, 002 ऐसे करके 400 उसमें और कर देते हैं, मतलब 400, इससे ज़्यादा तो लोग आएंगे नहीं। और उसमें भी एस्कॉर्ट का तो अलग से फॉर्म हमने डालना नहीं है, क्योंकि वो तो किसी के साथ ही होंगे, तो इतने में काम हो जाएगा। अब जब हमने ये किया दोस्तों, तो ये तरीका काम भी कर गया। ये जुगाड़ जो था वो सिर्फ इसलिए था ताकि हम लोगों की नज़र में रहे जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, और फॉर्म हर कोई नहीं भरे, जो आ रहा है वही फॉर्म भरे। तो ऐसे में हुआ ये कि केवल एक ऐसी घटना हुई, मतलब सब ने इस बात को समझा, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया, जिन के हमने फॉर्म भरे उनके भी बाकायदा हमने नंबर डाले, क्योंकि हम लोगों को तो नंबर पता ही थे, या ग्रुप में जो लोग फॉर्म भर रहे थे उनको में से एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके हम बता देते थे कि भाई यहाँ पे 2017 021 से लेके 040 तक आप कर दो। इसी तरीके से 2017 101 से लेके 130 तक आप कर दो, इस तरह से हम लोग बता देते थे। तो अच्छा, एक इसमें ये भी करते थे कि एक इंडिविजुअल अगर कोई नंबर मांगता था तो उसको दूर दूर का नंबर देते थे। किसी को मान लो 2017 021 दे दिया, फिर किसी को 2017 155 दे दिया, ताकि किसी को डाउट थोड़ा हो तो भी कम हो, या देर से हो, या अचानक एक साथ किसी का ध्यान इस पर न जाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि दिल्ली से कुछ स्कूल के लड़कों ने फॉर्म भरा था, और उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार हम कोई ना कोई नंबर डाल करके सबमिट करते हैं। लेकिन चूंकि हमने जिसको नंबर दिए थे वो तो हमको पता था, जिनकी फ़ीस आई थी उसका भी हमको पता था, तो इसलिए उनको हमने तुरंत पकड़ लिया। उसमें जो नंबर दिया हुआ था उससे कॉल वॉल करके पता लगा लिया हमने, और उनको फिर थोड़ा डांट वाट भी लगा दी उन लड़कों को, और उसके बाद में ये नहीं हुआ। ये मतलब पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ था। तो ये दोस्तों तरीका बड़ा काम आया, जो लोग आए उनका हमको पता था, और कार्यक्रम में किसी तरह की असुविधा भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट को साथियों सफल बनाने के लिए कई तरीके से काम करना पड़ता है, जो मैं बार बार कहता हूँ ये बात, और केवल एक रात या एक घंटे या एक दिन की बात नहीं होती है। और कोई भी कार्यक्रम, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप, वही बात आती है जो हमने 150 में कहा कि आप 50-50 लेकर के नहीं चल सकते किसी चीज़ को, या तो आप 0 हैं या फिर आप 100 हैं, बीच में मामला होना ही नहीं चाहिए। आप किसी के साथ हैं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये बता सकें 4 लोगों में कि हम इस संगठन के साथ हैं, या हम इस संगठन के लिए कार्य करते हैं और क्यों करते हैं, इस संगठन में क्या खासियत है। नहीं तो फिर आपको इस बात के लिए भी तैयार नहीं, वो संगठन हमारे विचारों के अनुरूप नहीं है, वो संगठन हमारे विचारों के अनुकूल नहीं है, हम उससे हमारे विचार उस संगठन से मेल नहीं खाते हैं, या फिर हम उसके साथ थे लेकिन अब नहीं है। ये होना चाहिए, क्लियर कट आपको ये कहने की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर होता क्या है, जब संगठन के लिए खड़े होने की बात आती है तो बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत से खड़े हो पाते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, उदयपुर कन्वेंशन में भी यही था और आज भी है। कुछ लोग
कभी भी सामने नहीं आना चाहते थे खुल करके। वो सोचते थे हम काम भी करें, हम पर्दे के पीछे भी रहें, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं किसी को पता लग जाए, कहीं कोई शिकायत हो जाए या कहीं कोई मतलब नाराज़ हो जाए। तो ये चीज़ें जब आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके दिल को पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसे में ये इस तरह की बातें शायद मेरे ख्याल से तो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अभी भी हम सोचते हैं कई लोगों को हम इनवाइट करें, बहुत सारे लोगों को लेकर के आएँ, लेकिन कई लोग पता नहीं क्यों आने से कतराते हैं, आ नहीं पाते हैं, या क्या वजह रहती है वो तो ईश्वर जाने। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक अच्छे काम के लिए तो आप अपनी आवाज़ दे रहे हैं, आप अपने विचार दे रहे हैं, बल्कि अगर कहीं कुछ गलत हो भी रहा है तो आप अपनी वाक्पटुता से अपनी जो संवाद कौशल है, अपना जो संवाद कौशल है, उससे शायद लोगों का परसेप्शन भी आप बना सकते हैं, लोगों की जो मानसिकता है उसको बदल भी सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं, और कहीं ना कहीं वास्तविकता से दोस्तों लोगों को रूबरू करवा सकते हैं। तो ये भावना होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। लेकिन ठीक है, हर कुछ मेरे ख्याल से थोड़ी होगा यार, जैसा मैं सोचूं वैसा ही सब कुछ हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है फिर तो रिकॉर्डिंग क्लब को इतना जूझना ही नहीं पड़े, इतना परेशान ही नहीं होना पड़े। तो खैर, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हर रात की एक सुबह होती है। बहरहाल आज तो अब कार्यक्रम का, हाँ, लेकिन बात वहीं से ख़त्म करते हैं कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साथियों, अगर वो कार्यक्रम 3 दिन का है या 4 दिन का है, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन आपने काम किया और काम ख़त्म हो गया। उसके कई महीनों पहले से, कई दिनों पहले से आपकी नींदें उड़ जानी चाहिए। कहते हैं ना, वो कलाम साहब ने शायद कहा था ना कि सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने नहीं दे। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, बल्कि सपना वो होना चाहिए जो आपकी नींदें उड़ा दे। तो वही वाली बात है। उदयपुर कन्वेंशन भी एक सपना था जो जगाया किसी और ने, और फिर वो टीम वर्क से आखिरकार पूरा हुआ। तो अब साहब हुआ ये कि हम जो है, मैंने ये बात जो कही ना कि कार्यक्रम एक दिन की बात नहीं होती है। कार्यक्रम शुरू होने वाला था 29, 30, 31 दिसंबर को। हमारे मेहमान आने वाले थे 28 दिसंबर को, और मैं और भानु एक बार फिर अजमेर को छोड़ करके 25 दिसंबर 2017 क्रिसमस के दिन सुबह 6:30 बजे की ट्रेन से उदयपुर के लिए रवाना हो गए। और वहाँ जो कुछ परिस्थितियाँ सामने आई, उन परिस्थितियों ने एक बार फिर मजबूर कर दिया कि शायद ये घोषणा करनी पड़ेगी कि हम ये कन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए अगले कहानी में सुनिएगा। धन्यवाद।